तो स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे धान। धान से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उन्हीं पॉइंट को बस कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को देखते रहिए लास्ट। पहले धान की खेती देखिए। धान के 24 टोटल स्पीसीज है, जिसमें से दो ही स्पीसीज का कल्टीवेशन किया जाता है। फर्स्ट है ओराइजा सटाइवा, जो कि एशियाटिक जाति कहते हैं इसको, क्योंकि इसका इसका ग्रोइंग ओनली इसका कल्टीवेशन ओनली एशियाटिक कंट्री में ही किया जाता है। और दूसरा है ओराइजा ग्लेब्रियम, इसको अफ्रीकन जाति बोलते हैं या अफ्रीकन स्पीसीज बोलते हैं। इसे बस ओनली अफ्रीकन कंट्री में ही इसका ग्रो किया जाता है। ओराइजा नाइब्रा और ओराइजा रूपीबोगोन ये वाइल्ड स्पीसीज है, इसका कल्टीवेशन नहीं किया जाता है। धान पोएसी कुल में आता है। इसका उत्पत्ति स्थान इंडो बर्मा भारत है। विश्व में देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया फर्स्ट है, उसके बाद चाइना, उसके बाद इंडोनेशिया। उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो चाइना में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, फर्स्ट चाइना, सेकंड इंडिया, देन इंडोनेशिया। उत्पादकता की दृष्टि से देखा जाए तो यूएसए फर्स्ट है, देन जापान, देन चाइना। ठीक है, यूएसए का उत्पादकता का मतलब होता है केजी पर हेक्टेयर या फिर कुंटल पर हेक्टेयर में कितना उत्पादन मिल रहा है, उसे उत्पादकता कहते हैं। भारत में क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से पश्चिम बंगाल फर्स्ट स्थान पे है। हमारे पूरे भारत में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल फर्स्ट है। उत्पादकता की दृष्टि से पंजाब फर्स्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से धान प्रथम स्थान पे है। बाकी अन्य फसलों की अपेक्षा धान हमारे देश में ज़्यादा खेती किया जाता है और इनका क्षेत्रफल भी से ज़्यादा है। भारत में धान का क्षेत्रफल, उत्पादन तथा उत्पादकता 2017-18 के अनुसार क्षेत्रफल 43.78 मिलियन हेक्टेयर है, उत्पादन 112.91 मिलियन टन है और उत्पादकता 2578 केजी पर हेक्टेयर है। मिलियन का मतलब होता है 10 लैक्स, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स। पूरे विश्व का धान ओनली 22% धान हमारे इंडिया में ग्रो होता है। धान एक कम अवधि वाले फसल है। ठीक है, कम अवधि को इसको इंग्लिश में शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट डे प्लांट का मतलब ये होता है कि इसके फ्लावरिंग के टाइम डे लेंथ शॉर्ट की रिक्वायर होती है। ठीक है, जिस जिस पौधे के फ्लावरिंग के समय अगर दिन छोटा रहता है या छोटे दिन की आवश्यकता होती है, उससे शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। और जिस पौधे के फ्लावरिंग के समय अगर लंबे दिन की आवश्यकता होती है तो उसे लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। तो अधिकतर खरीफ वाले जितने भी फसल है वो शॉर्ट डे प्लांट कहलाते हैं। इसके दाने को कैरियोप्सिस कहते हैं। यह एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, क्योंकि इसके फ्लावर में मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट होता है और इसके खुद के पॉलन से ही ये फर्टिलाइज होता है, तो इसे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप कहते हैं। इसके वृद्धि व विकास के लिए गर्म तथा आर्द्रता वाले जलवायु की आवश्यकता होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बेस्ट सॉइल सैंडी लॉम कहते हैं, जिसका पीएच 5.5 to 6.5 होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएच से क्वेश्चन आता है तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस मनीला में स्थित है और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। नाइट्रोजन उर्वरक धान जो है अमोनियम के फॉर्म में लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये यूनिक क्वेश्चन है जो कि धान के केस में होता है। बाकी अन्य फसलों में देखा जाए तो नाइट्रोजन उर्वरक को पौधे जो है नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है, बल्कि जबकि धान में नाइट्रोजन उर्वरक को अमोनियम के फॉर्म में लेते हैं। तो बहुत ही ये यूनिक क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। धान नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को अमोनियम के फॉर्म में लेता है। धान में अमोनियम उर्वरक को रिडक्शन जोन में देना चाहिए। रिडक्शन जोन क्या होता है, जब हम लोग पडलिंग करते हैं धान रोपाई करने से पहले, तो जनरली खेत में 2 लेयर बन जाता है। ठीक है, 2 जोन बन जाता है। एक ऊपर जिसको ऑक्सीडाइज जोन बोलते हैं, इसकी गहराई 1 सेंटीमीटर तक होता है, 1 सेंटीमीटर गहराई तक जो जोन बनता है इसको ऑक्सीडाइज जोन कहते हैं। और इसके नीचे जो जोन बनता है इसे रिडक्शन जोन कहते हैं। तो अमोनियम फर्टिलाइजर को हमेशा रिडक्शन जोन में देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, धान में कौन सा जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है, तो नीली हरी सैवल का उपयोग धान में किया जाता है और एजोला का भी धान में उपयोग किया जाता है, ये जैव उर्वरक के रूप में। यह उर्वरक जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नीली हरी सैवल 20 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन को वायुमंडल से फिक्स करता है। धान की रुपाई से पहले खेत को मचाने की क्रिया को पडलिंग कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट।
पॉइंट है। धान के पौधे में बौनापन कौन सा जीन के कारण आता है, तो डीजीबुजिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। धान के चावलों में सुगंध डाई एसिटाइल ऑन प्रोपेनिल के कारण आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख रोग की बात करें तो प्रमुख रोग ब्लास्ट है। प्रमुख कीट कौन सा है, गंदी बग है। धान के पुष्पक्रम को पेनिकल कहते हैं। धान की फर्स्ट वैरायटी जो डॉर्फ था TN1 है, जिसका फुल फॉर्म है टाइचुंग नेटिव 1। इसको ताइवान में विकसित किया गया था। ये किसके क्रॉस से बना है, डीजीबुजिन इनटू पेटा। उसके बाद IR8 धान की किस्म है जो इर्री मनीला में विकसित किया था। किसने किया था, HM विचल ने किया था। IR8 भारत में 1966 में लाया गया था। जया को मिरेकल राइस कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जया को ही मिरेकल राइस कहते हैं। पूसा बासमती वन को विश्व का प्रथम पौना अधिक उपज देने वाली सुगंधित किस्म है जो ICAR के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। पूसा बासमती जो है ICAR के द्वारा विकसित किया गया है और ये एक सेंटेड राइस है, ठीक है, ये एक सुगंधित किस्म है। धान की प्रचलित सुगंधित किस्म दुबराज है और लुनेसरी किस्म कटक से विकसित किया गया है। धान में खरपतवार नियंत्रण हेतु ब्यूटाक्लोर का उपयोग किया जाता है, बहुत ही फेमस हर्बिसाइड है जो धान में उपयोग किया करते हैं खरपतवार नियंत्रण। नेक्स्ट पॉइंट है, धान में खैरा रोग के नियंत्रण के लिए जिंक सल्फेट का उपयोग किया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कि खैरा रोग किसकी कमी से होता है, तो खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। इसीलिए खैरा रोग के नियंत्रण के लिए हमें जिंक सल्फेट का उपयोग करना पड़ता है 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से। भारत में प्रमुख खाद्य फसल चावल है, जबकि पूरे विश्व में गेहूं। हमारे भारत में सबसे ज्यादा चावल खाते हैं, जबकि पूरे विश्व में देखा जाए तो गेहूं का चलन सबसे ज्यादा है। धान में दाना और भूसा का अनुपात 2:1 होता है, ठीक है, धान में दाना और भूसा का अनुपात देखा जाए तो 2:1 होता है। धान की उत्पादन गर्मी में अधिक होती है, जबकि खरीफ में या बरसात में कम होती है। क्यों होता है, क्योंकि गर्मी में ज्यादा फोटो पीरियड मिलता है, ठीक है, धूप ज्यादा मिलता है, इसीलिए गर्मी में धान का उत्पादन सबसे ज्यादा होती है। धान की नर्सरी रोपाई हेतु सर्वोत्तम उम्र 20 से 25 दिन की होती है। धान के छोटे छोटे पौधे जो हम नर्सरी में तैयार करते हैं उनकी उम्र सबसे बेस्ट उम्र होता है 20 से 25 दिन। 20 से 25 दिन के बाद ही हमें उसको मेन फील्ड में लगाना चाहिए। हाइब्रिड धान के पिता किसको माना जाता है, यंगलोंग पिंग। सुपर राइस के पिता GS खुश और गोल्डन राइस के पिता पोट्री खुश, ठीक है, तो याद रखिएगा गोल्डन राइस में विटामिन ए की उपयुक्त मात्रा पाई जाती है, बहुत ज्यादा विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है गोल्डन राइस में। अब बीज दर की बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग से अगर धान को लगाएंगे तो 100 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से रखना पड़ेगा। श्री विधि से लगाएंगे तो 7.5 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से रखना पड़ेगा और डेपोक विधि से लगाएंगे तो 3 केजी प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। और हाइब्रिड मेथड से अगर लगाएंगे, हाइब्रिड धान की बीज दर 15 केजी पर हेक्टेयर है और ट्रांसप्लांटिंग राइस जो रोपाई विधि से लगाएंगे तो 65 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से आपको बीज दर रखनी पड़ेगी। तो अलग अलग बीज दर है अलग अलग मेथड से सोइंग करने पर, तो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट है नर्सरी तैयार करने के लिए क्षेत्रफल। देखिए नर्सरी तैयार करने के लिए क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, कितने की आवश्यकता होती है, तो अगर भीगी विधि से करेंगे वेट मेथड से तो इस विधि से नर्सरी तैयार करने के लिए 1/10 भाग की जरूरत पड़ती है। 1/10 भाग का मतलब क्या होता है कि 1 हेक्टेयर का 10वां भाग, तो 1 हेक्टेयर का 10वां भाग होता है 1000 मीटर स्क्वायर क्षेत्र, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर अगर धान रोपाई के लिए हमें 1000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में नर्सरी डालना रहता है। उसके बाद डेपोक विधि, ये भी एक नर्सरी तैयार करने की विधि है जिसका विकास मनीला फिलीपींस से हुआ था। इस विधि से 1 हेक्टेयर खेत में रोपाई के लिए मात्र 30 मीटर स्क्वायर जगह की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस मेथड से अगर आप नर्सरी तैयार करेंगे तो मात्र 30 मीटर स्क्वायर की क्षेत्र की आवश्यकता होगी, किसके लिए, 1 हेक्टेयर जगह के लिए मात्र 30 मीटर। अब इसका अगर देखा जाए तो 1/250 भाग जगह की आवश्यकता होती है। इस विधि का उपयोग भारत में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश के किसान ने किया था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। रोपाई की विधि, ठीक है, अब रोपाई विधि में देखिए श्री विधि है जो बहुत ही फेमस और पॉपुलर विधि है जिसका विकास हेनरी डी लैनोनी ने किया था मेडागास्कर में सन 1980 में किया था।
श्री विधि से पौध को रोपणे के लिए पौध से पौध की दूरी और कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर हम रखते हैं उसमें, इसलिए इसको स्क्वायर सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये 25 गुणित 25 मतलब 25 सेंटीमीटर रो टू रो और 25 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट रखते हैं इसमें, तो इसलिए ये एक स्क्वायर आकार के बन जाता है, इसलिए इसे स्क्वायर सिस्टम भी कहा जाता है। इस विधि में रोपण के लिए 8 से 10 दिन उम्र वाले पौधे का उपयोग करते हैं। देखिए, जब आपको श्री विधि से आपको पौधे की रोपण करना है तो नर्सरी की उम्र 8 से 10 दिन की होनी चाहिए। इस विधि में एक हिल में एक ही पौधे को लगाते हैं। जब श्री विधि से आप लगाएंगे खेत में धान, तो आपको एक हिल में, जब एक प्लांट आप एक हिल लगाएंगे, ठीक है, तो उसमें एक प्लांट से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, एक ही प्लांट एक हिल में लगाते हैं, जैसे कि ये एक हिल हो गया, ये एक हिल हो गया। ठीक है, तो पर हिल पर प्लांट, एक हिल में एक ही प्लांट को हमें लगाना है, तो याद रखिएगा। श्री का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन इसका फुल फॉर्म है। धान में पौधे को 2 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर रोपाई करना चाहिए। ठीक है, बूसनिंग जो एक प्रक्रिया होता है जो धान में किया जाता है। किस प्रकार के धान में? जब हम डायरेक्ट सीडेड मेथड से हम धान लगाएंगे तो उसमें प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन नहीं रहता है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम उग जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें बूसनिंग की क्रिया करनी पड़ती है। और ये बूसनिंग की क्रिया कब करते हैं? हम 1 महीने के बाद, धान रोपाई के 1 महीने के बाद हम यह क्रिया किया जाता है। जब हम इसको करते हैं खेत में, तब खेत में 5 से 10 सेंटीमीटर गहराई पानी होना चाहिए। ठीक है, बुशनिंग का मतलब होता है कि खड़ी फसल में हल चला देना। ठीक है, आपके जैसे कि ये खेत है, तो खेत में आप डायरेक्ट सीडेड से जब धान लगाएंगे तो कहीं पे ज्यादा पौधा होगा, कहीं पे ज्यादा हो गया, कहीं पे कम हो गया। अब इसको मेंटेन करने के लिए इसमें एक निश्चित दूरी में, ये अंतराल में ये इसको हल चला देते हैं। ठीक है, देसी हल से बीच बीच में इसको चला देते हैं, जिससे कि प्लांट पॉपुलेशन और खरपतवार दोनों ही मेंटेन हो जाता है, दोनों ही नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, तो बुशनिंग का मेन उद्देश्य है प्लांट पौध संख्या और खरपतवार को नियंत्रण करना। नेक्स्ट पॉइंट है, धान में सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था पेनिकल इनिशिएशन को माना जाता है। ठीक है, धान में सिंचाई के लिए वैसे भी 5 क्रांतिक अवस्था है, जिसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रांतिक अवस्था पेनिकल इनिशिएशन को माना जाता है, जिसे हिंदी में गंभोट अवस्था या बाली निकलने के समय। ठीक है, तो इस टाइम पानी की आवश्यकता होती है। अगर इस टाइम पानी नहीं देंगे तो धान नेक्स्ट पॉइंट है, धान में सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था पेनिकल इनिशिएशन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे नेक्स्ट पॉइंट है, धान में सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था पेनिकल इनिशिएशन को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी जो स्टूडेंट है थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, टिलरिंग को मार देते हैं। ठीक है, तो पेनिकल इनिशिएशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन। उसके बाद ओराइजा सटाइवा की 3 प्रजातियां हैं जो कि ग्रो किया जाता है। फर्स्ट है ओराइजा इंडिका, जिसकी खेती भारत में होती है। दूसरा है ओराइजा जवानिका, जिसकी खेती इंडोनेशिया में होती है। तीसरा है ओराइजा जेपोनिका, जिसकी खेती जापान में होती है। और यह चावल थोड़ा सा चिपचिपा होता है। ठीक है, तो 3 स्पेसीज है इसका, किसका? ओराइजा सटाइवा का। ये ओराइजा सटाइवा एक एशियाटिक प्रजाति है, जिसकी 3 और स्पेसीज है जो अलग अलग कंट्री में इसको ग्रो किया जाता है। धान को बुआई व कटाई के समय के आधार पर 3 भागों में इसको बांटा गया है। 3 प्रकार के धान होते हैं इसके बुआई और कटाई के अनुसार। फर्स्ट होता है अस या ऑटम बोलते हैं इसको। अस या ऑटम राइस किसको बोलते हैं? जिसकी बुआई मई जून में करते हैं और कटाई सितंबर अक्टूबर में करते हैं, उसे अस या ऑटम राइस कहते हैं। दूसरा है अमन या विंटर राइस, किसको बोलते हैं? जिसकी बुआई जून जुलाई में करते हैं और कटाई नवंबर दिसंबर में करते हैं।
तीसरा है स्प्रिंग या बोरो, जिसकी बुआई नवंबर दिसंबर और कटाई मार्च अप्रैल में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे टाइप से आ सकता है कि जिसकी बुआई जून जुलाई में करते हैं और नवंबर दिसंबर में उसकी हार्वेस्ट या कटाई करते हैं, उसे किस टाइप का राइस कहा जाता है। तो अमन, आस, बोरो ऐसे टाइप से आपके ऑप्शन में आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है, उसे अमन राइस कहते हैं। धान में एक व्हाइट आई रोग है जो आयरन की कमी से होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसको ये ध्यान रखिएगा। डेपोक विधि में 11 से 14 दिन में नर्सरी पौधा तैयार हो जाता है। डेपोक विधि एक नर्सरी तैयार करने की विधि है जिसमें 11 से 14 दिन में कंप्लीट नर्सरी तैयार हो जाता है। धान की अब उपज की बात करें तो कम अवधि वाले किस्मों से 45 से 55 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिलती है, मध्यम अवधि वाले किस्मों से 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिलती है, और हाइब्रिड से 60 से 70 कुंटल मिलती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे जो लाल बटन दिख रहे हैं इसको दबाना है, उसके बाद एक तो बेल आइकन आएगा बगल में, उसको भी दबाना है, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। और आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक करने से हमें मुझे मोटिवेशनल मिलती है, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।